नमस्कार, HNN 24x7 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूरे देश भर में 22 सितंबर से जीएसटी की संशोधित दरें लागू हो रही हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नई दरों से समाज के मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। इस बार दीपावली और भी खास होगी क्योंकि व्यापारी से लेकर उपभोक्ता तक हर एक व्यक्ति इस पहल से लाभान्वित होंगे। साथ ही सीएम इस ऐतिहासिक कदम के लिए पीएम मोदी का आभार भी जताया है। पर 2025 से जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से 5% का और 18% का दो स्लैब हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस क्रांतिकारी निर्णय के लिए, ऐतिहासिक निर्णय के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। यह उनका एक क्रांतिकारी कदम है जिससे आम लोगों के साथ साथ मध्यम वर्गीय और हमारे उच्च वर्ग के और सभी लोगों को इसका बड़ा लाभ होने वाला है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार बहुत बड़ा क्रय होने वाला है, 2 लाख करोड़ से भी अधिक का। निश्चित रूप से इसके लागू होने के बाद हर क्षेत्र में चाहे जीडीपी बढ़ने की भी संभावना है, जीडीपी भी बढ़ेगी, जीएसडीपी में भी वृद्धि होगी। हर क्षेत्र के लोगों को और विशेषकर जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। और लंबे समय से चाहे व्यापारी वर्ग हो, आम जनता के लोग हो, इसकी मांग करते रहे हैं और उनकी मांग के अनुरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि जल्दी ही वो जीएसटी में बड़ा कदम उठाएंगे। जीएसटी का लाभ देशवासियों को मिलेगा, सामान्य वर्गों को मिलेगा, आम आदमी को मिलेगा। वो लाभ कल से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने दीपावली कहा था, लेकिन दशहरे से भी पहले नवरात्र में ही इसका लाभ देश की जनता को मिलने जा रहा है। मैं सभी की ओर से उनका धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आज हरिद्वार दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पितृ अमावस्या के पर्व पर नारायणी शिला मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। दरअसल सीएम बिस्वा शर्मा हर साल अमावस्या के दिन हरिद्वार आकर भगवान नारायण की पूजा अर्चना करते हैं। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पुजारी ने पूजा कराई। पक्ष का अमावस्या में मंदिर में आता हूँ, इस बार भी आया। पितृपक्ष का जो पूजा होता है, मैं नारायण शिला मंदिर में हमेशा करने का कोशिश करता हूँ। आज आने का सौभाग्य मिला। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा पखवाड़े के तहत काशीपुर नगर निगम सभागार में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप पर उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शिरकत की। सम्मेलन में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और शहर के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में वक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं और देश की प्रगति पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही सेवा पखवाड़े को सफल बनाने और समाज सेवा के कार्यों को और आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया गया। लगातार कोशिश करी है किसानों के हित के फैसले लिए जा सकें, चीनी मिलों को मॉडर्नाइज किया जा सके। मुझे बताते हुए खुशी है कि हम 3 महीने की पढ़ाई सत्र के अंदर सारा पैसा आज किसानों का क्लियर हो जाता है और पिछले 3 साल से लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। पहले किसानों को पिछली सरकारों में 2-2, 1.5 साल तक पैसा नहीं आता था पढ़ाई सत्र का। उसी के साथ साथ हमने पहली बार उत्तराखंड में मॉडर्नाइजेशन का एक फंड खुलवाया है, अलग से हेड खुलवाया है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, जो कि आज तक उत्तराखंड में नहीं था। हमने 60 से 65 करोड़ रुपए चीनी मिलों की मॉडर्नाइजेशन के लिए दिए हैं, चाहे वो नादेई हो, हमारी बाजपुर शुगर मिल हो, किच्चा शुगर मिल हो, डोईवाला शुगर मिल हो। और उसी के साथ साथ जो हमारे मृतक आश्रित लोग थे, जो 14-15 साल से परेशान थे, जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही थी, हमने इस सरकार में उनको भी नौकरी देने का काम किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी
कभी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं तो कभी लोकतंत्र बचाने का दावा करते हैं, जबकि असल में विपक्ष का काम सिर्फ दबाव बनाना होता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस खुद 70 साल तक सत्ता का दुरुपयोग करती रही है और कांग्रेस को वोट चोरी की बात करने से पहले अपने अतीत को देखना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी जब कल प्रेस कर रहे थे, हाइड्रोजन बम को वो फोड़ने की बात कर रहे थे, तो वो तो पूरे देश ने देखा क्या उन्होंने हाइड्रोजन बम फोड़ा। उन्होंने कहा कि मैं लोकतंत्र बचाने के लिए थोड़ा ही हूं, मैं लोकतंत्र थोड़ा ही बचाऊंगा, मैं विपक्ष हूं, मैं अपोजिशन में हूं, मेरा काम दबाव बनाना है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का किस तरीके से मजाक पूरे देश के अंदर उड़ रहा होगा। रही बात वोट चोरी की, तो मुझे एक बात बताइए, वोट चोरी तो तब हुए थे जब इंदिरा गांधी जी गलत तरीके से जीत हासिल करी थी और इमरजेंसी लगा दी थी, जब उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो है केस करने का काम किया था कि आप गलत तरीके से जीती हैं। वोट चोरी तो तब हुई थी जब बाबा भीमराव अंबेडकर जी को उन्होंने 14,000 वोटों से गलत तरीके से हरवा दिया था, 74,000 वोटों को अवैध घोषित करके। वोट चोरी तो तब हुई थी जब सरदार भाई पटेल जी को 14 वोट मिले प्रधानमंत्री बनने के लिए और जवाहरलाल नेहरू जी को सिर्फ 1 वोट मिला, और उस 1 वोट के जरिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने उनको प्रधानमंत्री बना दिया। तो ये वोट चोरी नहीं थी। 70 साल गलत तरीके से सत्ता भोगने का सुख जो कांग्रेस ने लिया है, मुझे लगता है कि हमेशा वोट चोरी कर रही होगी। कांग्रेस उस समय याद क्यों नहीं करती जब वो कहीं किसी राज्य में सरकार बनाती है? कांग्रेस वहां पर क्यों नहीं जाती जहां उनके विधायक जीत करके आते हैं? वहां से नहीं बोलेगी जहां उनके सांसद जीत के आते हैं। स्वयं राहुल गांधी जी जीतते हैं वहां पर नहीं बोलेंगे, जहां से प्रियंका गांधी जीती है वहां से नहीं बोलेंगे, लेकिन उनको हमेशा ऐसा लगता है कि जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां वोट चोरी हो रही है। पर वोट चोरी का जो ढोल ये पीट रहे थे, मुझे लगता है कि वो पूरे देश की जनता देख रही है कि कितना झूठ राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। हरिद्वार में पितृपक्ष के अंतिम दिन और अमावस्या पर हर की पैड़ी पर लोगों का जनसैलाब उमड़ा रहा, जहां हर श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचकर नारायणी शिला मंदिर और कुशाव्रत घाट पर पितरों के मोक्ष के लिए श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं। पंडितों के अनुसार जिन परिवारों को पितरों की तिथि ज्ञात नहीं थी, वो आज अमावस्या पर श्राद्ध कर सकते हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार के घाटों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहीं पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्था के सारे इंतजाम किए गए हैं। पितृ विसर्जनीय अमावस्या होना और उसमें सूर्य ग्रहण होना अपने आप में एक अद्भुत घटना है, पर यह भारतीयों के लिए बड़ा अच्छा है कि ये अदृश्य भारत में है, तो इसका दुष्प्रभाव अलग अलग राशियों पे, राज पक्ष पे किसी प्रकार का नहीं पड़ेगा। परंतु विदेश में जहां ये है, उन लोगों के यहाँ राजभंग होना और अस्थिरता, अराजकता राज्यों में फैलना एक बड़ा सामान्य लक्षण आप पाएंगे। परंतु भारत में अपने पितरों को आनंद पूर्वक पितृ विसर्जनीय अमावस्या के दिन उनका मुंह मीठा कराकर, ब्राह्मण को भोजन कराकर 16 प्रकार की अलग अलग पत्ते, खीर पूड़ी निकालकर या 16 मिठाई, 16 दीपक, 16 सिक्के रखकर या तो जल वाली जगह के नजदीक रखें, जल में विसर्जन करें, अन्यथा किसी पीपल वृक्ष के नीचे आदि रखकर अपने पितरों से कामना करें कि हे पितरों, इन 16 दिनों में हमसे अगर कोई गलती हुई हो उसको क्षमा करके हमारे पर कृपा करें। उनके आशीर्वाद से आपके परिवार में आनंद बढ़ेगा। उत्तराखंड पुलिस ने नकल विरोधी कानून के तहत एक बड़े घोटाले का भंडाफोड़ करते हुए हाकम सिंह और उसके साथी पंकज गौड़ को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों पर अभ्यर्थियों को धोखा देकर उन्हें परीक्षा में पास कराने का वादा कर रकम वसूलने का आरोप लगा है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में पास करवा देने के बहाने अभ्यर्थियों से 12 से 15 लाख रुपए तक की रकम मांगी गई थी। वहीं पुलिस की जांच में स्पष्ट हुआ है कि पूरे प्रकरण में परीक्षा की शुचिता और गोपनीयता भंग होने का कोई साक्ष्य नहीं है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सीमावर्ती दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याओं को जमीनी स्तर पर जानने और उसके त्वरित समाधान के लिए जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार लगातार गांव-गांव का भ्रमण कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीते शनिवार को विधानसभा चंपावत के सबसे दूरस्थ गांव बकोड़ा पहुंचे और वहां की वास्तविक समस्याओं का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। उनके साथ कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। वहीं ग्रामीणों ने सबसे प्रमुख रूप से मंच बकोड़ा मोटर मार्ग और सीम चूका से बकोड़ा तक लिंग मार्ग के जल्द निर्माण की मांग उठाई है। इस दौरान डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सर्वे कार्य जल्द पूरा कर मोटर मार्ग के निर्माण के लिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
जनता जो है सरकार जनता के द्वार के तहत और बहुउद्देशीय शिविर के तहत हम लोग आज बकोड़ा गांव में आए हैं। यहाँ पे स्थानीय जो नागरिक हैं उनकी काफ़ी समय से मांग रही है कि यहाँ पे सड़क और जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो दी जाए। तो जो हमारे जितने भी सरकारी महकमे हैं उन सभी को यहाँ की वस्तु स्थिति से अवगत करने के लिए आज सभी को लाया गया है। साथ ही इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के भी लगातार निर्देश हैं कि ऐसे दूरस्थ क्षेत्र, सीमांत क्षेत्र जो जनपद चंपावत में स्थित हैं उनमें आदर्श चंपावत की परिकल्पना के लिए जो भी बुनियादी सुविधाएं दी जानी हैं उनको समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके से दी जाए। उसी क्रम में आज जनपद के सभी जनप्रतिनिधि, सभी हमारे अधिकारी, कर्मचारीगण और स्थानीय जनता की भी इसमें व्यापक सहभागिता रही। माननीय ब्लॉक प्रमुख और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत सदस्य, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक सदस्य, सभी लोग आज उपस्थित हैं। सभी के इश्यूज़ को जो है वो लिया गया है और इन पे यथोचित कार्रवाई समय करने के लिए सभी जितने भी हमारे विभाग हैं उनको निर्देशित भी किया गया है। खबर देहरादून से है, जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने हरिद्वार के गढ़ी कैंट में नायक सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री ने शहीद के परिजनों का ढांढस बंधाया और राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि नायक सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान इन दिनों सूडान में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में तैनात थे और बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो गई है। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश से हुए भूस्खलन ने राज्य के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा दिया है, जिससे हिल स्टेशन मसूरी की तस्वीरें भी बदल चुकी हैं। इसका सबसे ज्यादा असर पर्यटन और परिवहन क्षेत्र पर पड़ रहा है। मसूरी देहरादून राज्य मार्ग जगह जगह से टूटे जाने पर मसूरी में सन्नाटा छाया हुआ है। बारिश से हुए भूस्खलन ने राज्य के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। खूबसूरत हिल स्टेशन मसूरी की तस्वीर भी बदली बदली दिख रही है और शहर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। आमतौर पर पर्यटकों से गुलजार रहने वाली मसूरी की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। होटल और खाने पीने की दुकानें खाली पड़ी हैं। दुकानदार दिन भर खाली बैठे रहते हैं और बेसब्री से ग्राहकों का इंतजार करते हैं। मसूरी देहरादून राजमार्ग जगह जगह टूटा हुआ है। इससे लोगों को मसूरी तक पहुंचने में काफी दिक्कत आ रही है। इस हफ्ते की शुरुआत में बादल फटने और भारी बारिश के बाद कई पर्यटक अपने सफर को अधूरा छोड़कर घर लौट गए हैं। वहीं बड़ी संख्या में पर्यटकों ने अपनी बुकिंग रद्द कर दी है। व्यापारियों का कहना है कि राज्य की राजधानी देहरादून से मसूरी तक मुख्य राजमार्ग क्षतिग्रस्त होने से उनके कारोबार पर असर पड़ा है। वहीं शहर के लोगों को रोजमर्रा की जरूरी चीजों के लिए भी जूझना पड़ रहा है। बिल्कुल जीरो हो चुका है, बिजनेस बिल्कुल जीरो है। पर्यटक मसूरी में इस टाइम है नहीं और हर चीज़ की किल्लत हो रखी है। पेट्रोल, डीजल, कल दूध भी कल से आना शुरू हुआ है। बाकी सभी चीज़ की जो है किल्लत है इस टाइम। बाकी पर्यटक बिल्कुल शून्य है, सारे होटल खाली हैं और आप माल रोड पे देख ही सकते हैं, बिल्कुल भी कहीं कोई भी पर्यटक नहीं है और आगे भी आने की संभावना नहीं है। जिनकी बुकिंग हो रखी है 10 दिन बाद की भी, उनके भी कैंसिलेशन के फ़ोन आ रहे हैं। पिछले 4 साल में ऐसा कभी मैंने नहीं देखा जब से मैं यहाँ हूँ। बट अब समय ये आ गया है कि लगता है कि यहाँ पे क्रिकेट खेल लो या कुछ कर लो। आज ऐसी किताबें खोल के देखी तो अपने आप को ही देख के लगा कि यार हम लोग क्या कर रहे हैं। व्यापार तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। रूम्स हैं बिल्कुल नहीं चल रहे। इतना बड़ा स्टाफ है, कई बार लगता है कि इस स्टाफ के लिए क्या करें, हमारी वजह से स्टाफ चल रहा है। बट समय ऐसा है कि कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है। चीज़ें ऐसी हैं कि ना चाहते हुए भी स्टाफ को बोलना पड़ रहा है कि आप लोग कृपया करके अपने घर जाएं। मौसम की मार का सबसे ज्यादा असर जिन लोगों पर पड़ा है उनमें पर्यटकों को वादियों की सैर कराने वाले टैक्सी और रिक्शा चालक भी शामिल हैं। उनकी कमाई बंद हो गई है और वो खाली बैठे हैं। पर्यटकों की क्या स्थिति है अभी? इससे पहले क्या पर्यटकों की संख्या अच्छी खासी थी? हाँ, कुछ दिन पहले तो ठीक ठाक चल रहा था और बीच में थोड़ा बरसात के कारण, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, मतलब टूट फूट का कोई डर नहीं, इसमें आ सकते हैं टूरिस्ट यहाँ पे। नहीं, मैं ये कहने का मतलब ये है कि पहले जो बरसात आई थी, 19 तारीख के बाद बरसात आई थी, उसके बाद काफ़ी पर्यटक चले गए यहाँ से। हाँ, काफ़ी चले गए थे, खाली हो गए थे, बिल्कुल खाली हो गए थे। कितना असर पड़ा है आपकी?
मतलब 2 दिन हो गए, 2 दिन से मतलब कोई बोनी भी नहीं की हमने तो। काफी असर पड़ा हुआ है। काफी असर पड़ गया था। यात्रा और परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि उन्होंने राज्य सरकार से इस स्थिति से प्रभावित लोगों को वित्तीय राहत देने की अपील की है। ट्रांसपोर्ट तो पूरा खत्म हो गया। जो बेचारे लोग रोजगार अपना टैक्सी का करते थे या जीपें जो गांव से चलती थी, जिसको लाइफ लाइन कहा जाता है, गढ़वाल की बस की जगह, तो बेचारे सारे लोग बैठे हैं, बिल्कुल काम नहीं है। और मैंने अभी विगत 15-20 दिन पहले मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा था, अपने ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को भी पत्र भेजा कि इनको कुछ आर्थिक सब पैकेज दिया जाए। जो ड्राइवर लोग हैं कि कई जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टर हैं, जो ट्रैवल एजेंसी वाले हैं, उन्होंने अपने कई ड्राइवर अपने हटा दिए हैं। वो लोगों के पास बेचारों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। व्यापारियों का कहना है कि सड़क बुनियादी ढांचे का कुछ हिस्सा ठीक होने के साथ उनका माल तो आना शुरू हो गया है, लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे हैं, जिससे उनकी बिक्री में भारी गिरावट आई है। मतलब ऑब्वियसली अब सड़क टूट गई थी तो किसकी क्या ही कर सकता। सामान हमारा डिपो पे पहुंच गया था, आई थिंक मंडे ट्यूसडे, आज आया है, फ्राइडे हो गया, सामान सारा आज उतरा है। कल आ गया था टेक्निकली, पर आज खोला हमने, आजकल में आया सामान, मंडे ट्यूसडे का पहुंचा हुआ। तो आपने जो सामान मंगाया हुआ, आप उम्मीद कर रहे होंगे कि पर्यटक आएगा, काफी हाँ लग रहा है आपको, क्योंकि अब पर्यटक सुनसान हो रहे थे मंसूरी। मतलब जितना रुका हुआ था, एक तो ये था कि ठीक है अक्टूबर का फर्स्ट वीक आ रहा है, तो उसमें बहुत उठने की उम्मीद थी, पर जब से सड़क टूटी और खबर फैली कि मसूरी का हाल तो बहुत खराब है, सारा पर्यटक डूब गया है। अब 1-2 दिन तो बिल्कुल ही सामान नहीं आया, इस वजह से दुकान खाली हो गई थी। सामान कल ही आया है। ठीक है आप? हाँ ठीक है, आ रहा है। रास्ता थोड़ा बहुत खुल गया हुआ, छोटी गाड़ी आ रही है तो उसमें सामान आ जा रहा है। सब्जियां बिक भी रही है क्योंकि यहाँ पे कई होटल हैं पर खाली हो गए मोस्टली। आप हाँ वो तो खैर काम दाम तो ज्यादा है नहीं। भारी तबाही के बावजूद मसूरी के लोगों को उम्मीद है कि सर्दी के मौसम की दस्तक देते ही पर्यटक वापस लौटेंगे और पहाड़ी शहर की अर्थव्यवस्था भी पटरी पर लौट आएगी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी के लालकुआ स्थित नगीना कॉलोनी के लोगों को अतिक्रमण के चलते वहां से हटाया गया था, जिसको लेकर नगीना कॉलोनी के पीड़ितों ने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। आरोप लगाया गया है कि नगीना कॉलोनी में लगभग 1000 से अधिक परिवार किसी तरह दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करने में लगे हुए थे, लेकिन सन 2022 और 23 में रेलवे प्रशासन की ओर से रेलवे के विस्तारीकरण के नाम से वर्षों से रह रहे मजदूर गरीब परिवार को बिना छत रहने को मजबूर कर दिया है। आपको बता दें कि रेलवे की ओर से मात्र 70 से 80 परिवारों के ही प्रभावित होने और रेलवे पिट हेतु 200 मीटर तक के ही अतिक्रमण को तोड़ने की बात कही गई थी। इस दौरान सभी मकान और झोपड़ियों को भी ध्वस्त कर दिया जाना जांच का विषय है। उन्होंने मांग करते हुए कहा है कि नगीना कॉलोनी वासियों पुनर्वास कर बेघर हो चुके गरीबों को छत उपलब्ध कराई जाए, ताकि गरीब मजदूर भी अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी सके। हमें 16, 17, 18 साल हुई भैया, सब कागज हमारे ही है। बहुत दिन रहे, सब उजाड़ के फेंक दी है। अब मजूरा लड़का है, मजूरी करता है, किराया नहीं पाता है, मालिक का हटो सामान फेंको। कोई नहीं खड़े थे सब। हम रह रहे हैं, हमें हो गया कम से कम 50-60 साल रहते हुए हैं। 200 मीटर उन्हें तोड़ना था। जंगलात की भी जगह थी उसमें, उन्होंने लिख के जंगलात वालों ने रेलवे को दे दिया, रेलवे वालों ने हमारा सारा घर तोड़ दिया। हाँ, और रहने लेकर आए, हम मांग ये लेके आए, हम गरीबों के लिए छत मिल जाए, बस हमारी यही उम्मीद है भैया, और कुछ नहीं। जो यहाँ पर आए हैं उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के नेतृत्व में, हम लोग लालकुआ से यहाँ पर जो है आए हुए हैं। हमारी जो मांग है, लालकुआ में जो है 2023 में रेलवे प्रशासन के द्वारा वहाँ पर हजारों जो परिवार थे जो कि जो है वहाँ पर रह रहे थे, उनको जो है नगीना कॉलोनी के विस्तारीकरण के नाम पर रेलवे प्रशासन के द्वारा उनके मकान और झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया गया। और हमारी जो मांग है कि भैया प्रदेश सरकार इन गरीबों के पुनर्वास की जो है तत्काल व्यवस्था करे, क्योंकि प्रदेश सरकार के द्वारा इन नगीना कॉलोनी वासियों को वो सारी सुविधाएं पहले उपलब्ध कराई गई थी जो कि एक भारत के नागरिक को प्राप्त होती हैं। इन सारे गरीबों को जो है हमारे प्रदेश की सरकार के द्वारा राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पैन कार्ड, सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई थी, जिस आशा पर जो है इन लोगों ने जो है कर्जा वर्जा लेकर के अपने वहाँ पर मकान भी बनाए। लेकिन हमारे
रेलवे प्रशासन के द्वारा जिला प्रशासन और हमारी प्रदेश की सरकार की सह पर जो है इन गरीबों को अनैतिक रूप से वहाँ पे हटा दिया गया सर। बागजाला का आंदोलन चल रहा है 33 दिन, आज 34वां दिन है। 33 दिन तक लोगों ने गांव में चलाया इस उम्मीद में कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आएगा, कोई प्रतिनिधि आएगा, बात करेगा। लेकिन जब 33 दिन तक नहीं हुआ तो हल्द्वानी में लाने को मजबूर होना पड़ा है। पहले भी हम लोग यहाँ आए थे, चेतावनी हम लोगों ने दी थी, लेकिन उसके बाद भी सरकार की जू नहीं रहेंगे। हम तो कह रहे हैं कि जिस तरह से दमोह डुंगा के लिए घोषणा की गई है, उसी तरह से बागजाला के लिए मालिकाना की घोषणा की जाए। कल हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला था मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने कहा हम विचार करेंगे। तो हम कह रहे हैं जो विचार करने और घोषणा करने की दूरी है उसको पाटने के लिए आंदोलन है। हमारा उग्र नहीं आंदोलन, लोकतांत्रिक आंदोलन है। और जब तक ये मालिकाना अधिकार नहीं मिलेगा, हल्द्वानी में हम लोग आते रहेंगे, हम लोग घेरते रहेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो नैनीताल भी जाएंगे, कमिश्नरी का घेराव करेंगे, और कमिश्नर तो मुख्यमंत्री जी के सचिव भी हैं, उनका घेराव करेंगे। यह आंदोलन अब हल्द्वानी में आता रहेगा और अपने मालिकाना अधिकार की लड़ाई को जारी रखेंगे। हम बाग जिले से आए हैं। हमारे बाग जिले में क्या कहते हैं, बाग जिले में नोटिस बढ़ गए थे पर के साल दिवाली के दिन, उससे पहले भी बटे, उसके दिवाली के दिन तो बढ़ गए थे, लक्ष्मी पूजा के दिन। तब से हम इतने परेशान थे तो हमने बहुत वो करा। तो उसके बाद हमको अखिल भारतीय किसान सभा मिला, मतलब बुलाया हमने अपने गांव में, तो इन्होंने हमको सहयोग दिया। इसके दौरान हमने वहाँ बहुत मीटिंग करी इसी बुद्ध पार्क में।